यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्ते फ्रेंड, मैं एस्ट्रोलॉजर रेखा जैन अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो रेखा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि के वार्षिक राशिफल साल 2023 के बारे में। इस वीडियो में हम विस्तार से मैं आपको साल 2023 में कर्क राशि जातकों की सेहत कैसी रहेगी, उनके वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कामकाज की स्थिति कैसी रहेगी, संतान से, माता पिता से उनके संबंध कैसे रहेंगे, जो भी आपके लिए साल 2023 में ग्रह गोचर आपको जो शुभता देने वाले हैं, उन सभी विषयों पर हम विस्तार से बात करेंगे। साथ ही साथ यदि आपको कहीं सावधान रहना है या आपको कहीं कुछ समस्या आने वाली है, कुछ नेगेटिविटी मिल सकती है, तो उसके बारे में भी हम बात करते चलेंगे और साथ ही साथ मैं उसके उपाय भी बताऊंगी वीडियो के बीच बीच में, इसलिए आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार हम कर्क राशि के जो ग्रह गोचरीय स्थिति के बारे में मैं आपको बता दूं। अब देखिए, यहाँ मैंने ब्लैक बोर्ड पर 1 जनवरी मॉर्निंग की कर्क राशि की एक पत्रिका बनाई है। आपके 4th हाउस में केतु का गोचर, आपके 6th हाउस में सूर्य और बुध का गोचर, आपके 7th हाउस में शनि शुक्र का गोचर, आपके 9th हाउस में देवगुरु बृहस्पति, 10th हाउस में राहु और चंद्रमा और 11th हाउस में आपके मंगल का गोचर साल के आरंभ में रहेगा। अब देखिए, कर्क राशि के जातकों, आपके लिए ये एक परिवर्तन का वर्ष साबित होगा। क्यों? क्योंकि जो छोटे गोचर होते हैं, जैसे सूर्य 1 माह में चेंज हो जाता है, चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तित कर लेता है, मंगल बुध शुक्र इनका गोचर थोड़ा जल्दी जल्दी चेंज होता है साल में, इसलिए इनके बारे में भी मैं आपसे बात करती चलूँगी। बीच बीच में वीडियो जब भी गोचर चेंज होगा मैं बनाती रहूँगी। आप इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो समय पे मिल सके। 17 जनवरी 2023 को शनि अपनी राशि परिवर्तन करके आपके 7th हाउस से निकलकर आपके 8th हाउस में चले जाएंगे। देखिए, अभी शनि 17 जनवरी से पहले आपके 7th हाउस में थे, वो 17 जनवरी के बाद आपके 8th हाउस में चले जाएंगे, तो आपको शनि की ढैया लग जाएगी। अब देखिए, शनि हालांकि यहाँ पे स्वग्रही हैं, तो ये इतना अधिक परेशान तो आपको नहीं करेंगे, परंतु इसमें 2 बातें विशेष रूप से आपको अपनी जन्म पत्रिका में देखनी है। मतलब जो आपकी जन्म लग्न पत्रिका है, उसमें आपको 2 बातें देखें। पहली बात तो ये कि उसमें शनि की स्थिति कैसी है। यदि आपके जन्म पत्रिका के जन्म लग्न पत्रिका के अंदर शनि की स्थिति अच्छी है, वो अच्छे भावों में बैठा है, या फिर वो उच्च का है, कोई वो स्वग्रही का है, केंद्र त्रिकोण का संबंध बन रहा है, तो ऐसी में शनि आपको अधिक परेशान नहीं करेंगे। और एक बार आप अपनी दशाओं के बारे में भी देख लें। यदि किसी योग कारक ग्रह की दशा चल रही है तो अगर यदि ये दोनों स्थिति जन्म पत्रिका में पड़ रही है, तो फिर आपको शनि की ढैया से इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि यहाँ पे स्वग्रही के भी हैं और शनि की स्थिति भी अच्छी है और आपकी दशा भी अच्छी चल रही है, तो यहाँ पे ये आपको विशेष परेशानी नहीं देंगे। परंतु यदि ऐसा नहीं हो रहा है और शनि की ढैया, फिर आपको सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पे शनि आपको परेशानी दे सकते हैं। अब परेशानी आपको क्या देंगे, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं 7th लॉर्ड भी हैं और 8th लॉर्ड भी हैं। अब देखिए, 7th लॉर्ड आपके अष्टम भाव में आ जाएगा, तो 7th हाउस से हम वैवाहिक जीवन को देखते हैं, तो आपके जीवन साथी से कुछ ना कुछ खटपट हो सकती है, कुछ संबंधों में परेशानी आ सकती है। इसके अलावा जीवन साथी का स्वास्थ्य भी कुछ खराब हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत आवश्यक है कर्क राशि के जातकों कि आप अपने जीवन साथी से तालमेल बिठा के रखें, बहुत सोच समझ के काम करें, ज़्यादा अग्रेसिव ना हो। 7th हाउस से हम कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनर को भी देखते हैं, तो इसलिए बिजनेस में यदि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आंख मूंद कर अपने पार्टनर पर विश्वास ना करें, क्योंकि ऐसे में हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको कुछ धोखा दे सकता है। थोड़ी सावधानी रखें और जो शनि के उपाय मैं बताऊंगी आपको, वो भी करते रहें, तो यहाँ पे आपको जो शनि के प्रभाव, जो नेगेटिव रिजल्ट मिलने हैं, वो कम से कम मिलेंगे। अब देखिए, ये तो हमने शनि से की ढैया से आपको जो समस्याएं हो सकती हैं उसकी बात करी। अब अष्टम भाव में जब शनि आएंगे तो यहाँ पर ये स्वराशिक है, तो ये आपको कुछ फ़ायदा भी करवाएंगे। अब फ़ायदा किस चीज़ में करवाएंगे, यदि आपका कोई पैसा फंसा हुआ था
और आपको वो पैसा नहीं मिल रहा था तो अब वो पैसा मिलने के योग बनेंगे। अब देखिए अष्टम भाव में शनि कारक भी होते हैं, तो ये आपकी आयु वृद्धि कारक बनेंगे। इसके अलावा अष्टम भाव से हम कहीं ना कहीं जो पैतृक संपत्ति विवाद है उसको भी देखते हैं। अब यहाँ पर शनि देव आकर यदि आपका कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद चल रहा था तो उसका अब निपटारा हो जाएगा बातचीत समझौते के आधार पर। इसके अलावा अष्टम भाव से हम गूढ़ विद्याओं का मतलब जो भी यदि आपकी इच्छा है कि कोई गूढ़ विद्या जैसे ज्योतिष है, कोई तंत्र इत्यादि अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसमें कहीं आपको सफलता मिल सकती है। इसके अलावा यदि आप रिसर्च का काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि अष्टम भाव से हम गूढ़ विद्या, रहस्यों और रिसर्च, किसी प्रकार का शोध अनुसंधान, इन सब को देखते हैं। तो यहाँ पर आकर शनि आपके लिए ये फेवर का काम करेंगे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम शनि की दृष्टियों की। अब देखिए शनि जब आपके 8th हाउस में आएंगे, तीसरी दृष्टि से आपके 10th हाउस में देखेंगे तो कामकाज को प्रभावित करेंगे। हालांकि 22 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके 10th हाउस में हो जाएगा, तो ये यहाँ पर जो शनि की वक्र दृष्टि के कारण जो आपको परेशानियां हो रही थी उनको खत्म कर देंगे, शुभता देंगे। लेकिन 22 अप्रैल तक कहीं आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। अब देखिए जब शनि की 7वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पे पड़ेगी तो वाणी को संभाल के रखें। कहीं ना कहीं आपके अपने कुटुंब जनों से, परिवार जनों से कुछ झगड़ा इत्यादि हो सकता है, या आपके धन में कुछ आने में कुछ समस्या रहेगी। हालांकि वही बात जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि जब गुरु आपके 10th हाउस में आ जाएंगे 22 अप्रैल के बाद, तब उनकी 5वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस में पड़ेगी, तो तब ये गुरुदेव आपको यहाँ पे शुभता प्रदान करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। अब देखिए जब शनि की 10वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ेगी तो ये संतान से, प्रेम में, जैसे संतान से कोई अनबन हो सकती है, आपको प्रेम में धोखा मिल सकता है। इसके अलावा यदि आप संतान कंसीव करने की सोच रहे हैं तो वहाँ समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि 22 अप्रैल तक जब तक गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है तब तक तो गुरु ने अपना ये काम संभाल रखा है, लेकिन 22 अप्रैल के बाद संतान पक्ष से 5th हाउस से संबंधित आपको परेशानियां देखने को मिलेगी। अब हम उपाय की बात करते हैं। आपको प्रतिदिन दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ करना है नियमित रूप से। उसको करने से जो शनि के ढैया के दुष्प्रभाव आपको मिल रहे थे उसमें कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी। अब यदि हम 5th हाउस की बात करें, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पे पड़ेगी। इसके अलावा जब राहु 31 अक्टूबर के बाद आपके 9th हाउस में चले जाएंगे तब उनकी 9वीं दृष्टि भी 5th हाउस पे पड़ेगी। तो ऐसे में पूरे वर्ष 5th हाउस के उपाय करने भी आवश्यक है। इसलिए 5th हाउस के आपके लॉर्ड बनते हैं मंगल, इसलिए आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करिए। हनुमान मंदिर में मंगलवार को प्रसाद बांटिए। तो ये उपाय करने से आपको जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम से कम मिलेंगे। अब बात करते हैं हम दूसरे मुख्य परिवर्तन की। अब देखिए 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन कर कर मेष में प्रवेश करेंगे, मतलब आपके 9th हाउस से आपके 10th हाउस में चले जाएंगे। अब देवगुरु बृहस्पति ग्रहों में सबसे अधिक शुभता प्रदान करने वाले ग्रह हैं। ये जहाँ बैठते हैं और जहाँ देखते हैं उन सभी भावों में शुभता प्रदान करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आकर आपके लिए गुरुदेव तो वैसे पहले भी आपके लिए आशीर्वाद दे रहे थे, 9th हाउस में थे, यहाँ पे आपके भाग्य की वृद्धि करवा रहे थे, पिता से साथ सहयोग मिल रहा था, आपके सब कामों में आप धार्मिक हो रहे थे। अब जैसे ये आपके 10th हाउस में जाएंगे तो ये आपका केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बनेगा। अब देखिए यहाँ पे गुरु आपके 9th हाउस के स्वामी हैं, तो ये केंद्र के स्वामी हैं। ये त्रिकोण में मित्र राशि में जाएंगे क्योंकि मंगल इनका मित्र है, इसे केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी बनेगा और ये अपने मित्र के हाउस में जाएंगे। और ये देखिए अपने हाउस से ये 2nd हाउस में जाएंगे, तो ये भी आपके लिए सुंदर राजयोग है। तो यहाँ पर गुरुदेव जो बृहस्पति हैं वो आपको शुभता ही प्रदान करेंगे। ये आपके कामकाज में बढ़ोतरी करेंगे, पिता से आपको कोई फायदा हो सकता है, धन मिल सकता है। यदि आप बाहर घूमना चाहते हैं तो उसके भी मार्ग खुलेंगे। इसके अलावा उच्च विद्या अध्ययन के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं तो भी फायदा होगा। आप कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस समय आप नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपके यहाँ पर आकर 10th हाउस में, क्योंकि पहले राहु देव विराजमान है, तो ये कहीं ना कहीं आपको कुछ समस्याएं दे रहे थे, तो उसमें अब आपके काम काज में आपको सफलता मिलेगी। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब देखिए जब 10th हाउस से 5वीं दृष्टि के पे आपके 2nd भाव को देखेंगे
तो आपके लिए फ़ायदा करेंगे। जो कि शनि की 7वीं दृष्टि से आपके धन में, आपके परिवार में जो समस्या हो रही थी कुटुंबजनों से, वहाँ पर ये समस्याएं देवगुरु बृहस्पति खत्म कर देंगे और आपको शुभता प्रदान करेंगे। अब देखिए, जब यहाँ से गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस में पड़ेगी तो ये आपको जमीन जायदाद का कुछ ना कुछ योग बनाएंगे। आप यदि कोई मकान इत्यादि लेना चाह रहे तो उसमें फ़ायदा करेंगे। कहीं ना कहीं परिवार में आपके सौहार्द का माहौल होगा। माता की सेहत खराब चल रही थी तो उसको ठीक करवा देंगे। अब देखिए, यहाँ से जब वो 9वीं दृष्टि से आपके 6th हाउस को देखेंगे तो शत्रु यदि आपको कोई परेशान कर रहे थे तो वो उनको शांत करवा देंगे। आपने कोई कर्जा इत्यादि लिया हुआ था, वो काफ़ी दिन से चुक नहीं रहा था, तो उसमें कर्जे को चुका देंगे आप, उसमें कोई ना कोई मार्ग खोलेंगे। तो कुल मिला के देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठते हैं और जहाँ देखते हैं उन सभी भावों में शुभता प्रदान करते हैं। और आपके लिए तो देवगुरु बृहस्पति कारक ग्रह भी हैं, आपके 9th लॉर्ड भी बनते हैं, यानी भाग्य के स्वामी। तो ऐसे में उपाय की बात करें तो एक बार अपनी जन्म पत्रिका देख लीजिए। यदि उसमें गुरु की स्थिति अच्छी है तो आप फिर पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम तीसरे मुख्य परिवर्तन की, जो कि 31 अक्टूबर 2023 में होने वाला है। राहु और केतु अपनी राशि परिवर्तन करके राहु आपके 9th हाउस में आ जाएंगे और केतु आपके 3rd हाउस में चले जाएंगे। क्योंकि आपको पता है राहु और केतु हमेशा उल्टे चलते हैं, वक्री चलते हैं और हमेशा एक दूसरे के समसप्तक रहते हैं, यानी आमने सामने रहते हैं। अब देखिए, जब राहु का गोचर आपके 31 अक्टूबर को आपके 9th हाउस में होगा तो क्या होगा। ये 9th हाउस में राहु का गोचर अच्छा होता है तो इससे ये आपको फ़ायदा देंगे, आपके भाग्य को बढ़ाएंगे, आपके कामकाज को उन्नति प्रदान करेंगे। लेकिन आप जो पहले थोड़े धार्मिक थे, मतलब अक्टूबर से पहले, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का गोचर अप्रैल तक था और उसके बाद कहीं ना कहीं आप कुछ धार्मिक थे उस समय। लेकिन जैसे ही राहु का गोचर आपके 31 अक्टूबर के बाद 9th हाउस में होगा तो ये कुछ आपको धर्म से विमुख करेगा। यदि आप पहले किसी और भगवान की पूजा करते थे तो आपका जो मन है वो कहीं दूसरी तरफ जाएगा, दूसरी तरफ मुड़ेगा कि मैं अब यहाँ पे पूजा पाठ करूँ, या फिर हो सकता है कि आप कुछ धार्मिक कम हो जाए, धर्म से आपका मन विमुख हो जाए। इसलिए आपको अपने धर्म के प्रति आस्था रखना है और धार्मिक बने रहना है। आप कोशिश करें कि धर्म के प्रति आपकी आस्था बनी रहे। अब 9th हाउस में राहु आकर क्या करेंगे, आपकी मेहनत बढ़ा देंगे। लेकिन मेहनत तो बढ़ाएंगे, लेकिन मेहनत का फल भी आपको पूरा देंगे। आप जितनी अधिक मेहनत करेंगे उतना अधिक फायदा आपको मिलने वाला है। आप यदि कहीं बाहर विदेश में घूमना फिरना चाहते हैं तो वो भी, उसके लिए भी ये अच्छा समय रहेगा। अब देखिए, राहु की भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। अब यहाँ से राहु आपके 5वीं दृष्टि से आपके लगन को देखेगा तो ये कहीं ना कहीं आपको सेहत में कुछ छुटमुट समस्या देगा। इसके अलावा जब ये यहाँ पे से आपके 7वीं दृष्टि से आपके 3rd हाउस को देखेगा तो ये आपकी मेहनत को बढ़ाएगा। लेकिन मेहनत तो बढ़ाएगा, लेकिन मेहनत का रिजल्ट भी देगा कहीं ना कहीं। अब जब राहु अपनी 9वीं दृष्टि से आपके 5th हाउस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं 5th हाउस में समस्या देंगे। मतलब आपको संतान से समस्या हो सकती है, या फिर आपके प्रेम में धोखा मिल सकता है, विद्या में कुछ जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट उनको परेशानी हो सकती है। तो मैं पूर्व में 5th हाउस के उपाय आपको बता चुकी हूँ, उसको करते रहिए तो वहाँ पे आपको कम से कम अशुभता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं हम केतु की, क्योंकि केतु का गोचर भी 31 अक्टूबर को ही चेंज होगा। अब देखिए, केतु आपके 4th हाउस से 3rd हाउस में चले जाएंगे तो ये आपके लिए 3rd हाउस में केतु अच्छा रिजल्ट देते हैं। और केतु आपके जब 4th हाउस से 3rd हाउस में जाएंगे तो 4th हाउस में जो आपको समस्याएं हो रही थी, परिवार में जो थोड़ा अनबन कलह का माहौल था, माता के कुछ समस्या चल रही थी, उनकी सेहत में समस्या थी, तो वो अब यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि केतु का गोचर आपके 4th हाउस से निकलकर आपके 3rd हाउस में चला जाएगा। अब देखिए, केतु की 5वीं दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ेगी तो 7th हाउस से संबंधित तो मैं आपको पहले ही सावधानी के लिए बता चुकी हूँ, क्योंकि 7th लॉर्ड आपके 8th हाउस में चला जाएगा तो वो वहाँ हम पहले बात कर चुके हैं। इसके अलावा केतु की जब 7वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पे पड़ेगी तो कोई विशेष समस्या नहीं, क्योंकि राहु वहाँ पे पहले ही विद्यमान है और 9th हाउस में राहु अच्छे होते हैं। अब देखिए, जब आपके 3rd हाउस से केतु की 9वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पे पड़ेगी तो ये जो केतु की मित्र दृष्टि है, क्योंकि केतु और शुक्र में मित्रता है, तो ये कहीं ना कहीं इतनी अधिक समस्या नहीं देगा।
यदि हम ओवरऑल केतु के उपाय की बात करें तो आप बुधवार या शनिवार को मंदिर में ध्वजा का दान करिए, क्योंकि आमतौर पे दुर्गा मंदिर में, शनि मंदिर में या फिर हनुमान मंदिर में आप एक ध्वजा लेकर उसको मंदिर में लगा सकते हैं, या बुधवार या शनिवार को कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आज इस वीडियो में मैंने जहां आपको ग्रह गोचर का आशीर्वाद मिलना है, आपको सफलता मिलनी है, उन बारे में भी बात करी। इसके साथ साथ कहां आपको सावधान रहना है उस बारे में भी मैंने आपको बताया। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।